हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को जनन चैप्टर आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूँ। जैसा कि लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को बताया कि पुष्प का कौन भाग क्या कहलाता है, आप सबको बताया गया। उसमें कुछ दिक्कतें हो गई थी, प्रॉब्लम मोबाइल के कारण जो था उसमें, तो हमने शेष भी उसका बनाया था। तो लेक्चर 9 का एक शेष है और एक लेक्चर 9 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो पुष्प होते हैं वो आखिरकार किस प्रकार से पुष्पित पौधे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी ये जनन किस प्रकार से करते हैं, यानी पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि दुनिया में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक पुष्प होता है जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाता है, उससे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। कोई पूछेगा उभयलिंगी क्या मतलब क्या होता है, तो वैसा पुष्प जिसमें पुंग केसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, उसे हम लोग बोलेंगे उभयलिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प उसे कहेंगे जिसमें या तो नर भाग होगा पुष्प का या तो मादा भाग होगा, यानी वैसे पुष्प जिनके नर भाग अलग और मादा भाग अलग होते हैं, एक ही पुष्प में दोनों नहीं पाए जाते हैं, उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहली बात यही समझना है कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। जैसा कि मैं बोर्ड पर दो फिगर बनाया हूँ, आप फिगर को समझने का प्रयास करें। जैसे ये जो फिगर मैं बनाया हूँ, इस फिगर में आपको यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश, तंतु, ये सारे नजर आ रहे हैं, जो कि पुष्प के नर भाग भी हैं और मादा भाग भी हैं। तो वैसा पुष्प जिसमें नर भाग और मादा दोनों प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित होता है, उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब वैसा पुष्प जिसमें केवल नर भाग या केवल मादा भाग उपस्थित होता है, उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग द्विलिंगी और एक लिंगी समझ गए होंगे। यानी वैसा पुष्प जिसमें दोनों स्त्री वाला भाग भी और पुरुष वाला भाग भी, यानी स्त्री केसर भी होगा पुंग केसर भी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। और जिसमें केवल स्त्री केसर हो या केवल पुंग केसर हो, उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो पुष्प की दो कैटेगरियां होती है, एक होता है उभयलिंगी और एक होता है एक लिंगी। अब हम लोग चलते हैं कि पुष्पित पौधे आखिरकार किस प्रकार अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो मानव जाति होता है, गाय भैंस कुत्ता बकरी ये सब जो होते हैं, वो जनन करने के पश्चात जो होता है उनमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु को जब मिलन होता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पुष्पित पौधे होते हैं उनमें निषेचन नहीं होता, उनमें परागन की क्रिया होती है। तो बच्चों, आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखना बहुत टफ काम होता है, सारा चीज़ लिखने में बहुत टाइम लगता है मेरे बच्चों। तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक ही बात को दो दो बार तीन तीन बार बोल देता हूँ, तो आप लोग सुन करके अपने आप से नोट बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि परागन क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि परागन क्या होता है या परागन किसे कहते हैं। तो परागन क्या है या परागन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि परागकण होता है और पराग कोश में बनता है, फिर वर्तिकाग्र होता है और वर्तिकार पर पहुंचता है। पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन अब मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि परागन क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, परागन क्या होता है। तो लिखेंगे कि पुष्प के परागकण से, पुष्प के परागकोश से, परागकण नहीं परागकोश से, पुष्प के परागकोश से
पराग कण निकल करके वर्ती काग्र पर पहुँचते हैं तो वर्ती काग्र पर पहुँचने की घटना को परागन कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके वर्ती काग्र पर पहुँचते हैं तो इस घटना को परागन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका पराग कोश है और इस पराग कोश से पराग कण निकलते हैं और निकल करके वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। यानी यहाँ से पराग कण निकल करके इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये जो होते हैं, जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो इसी घटना को परागन कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वपरागन और एक को कहा जाता है परपरागन। तो अब हम चलते हैं, स्वपरागन क्या होता है, परपरागन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक वैसा पुष्प होता है जिसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, और एक ऐसा पुष्प होता है जिसमें केवल नर भाग होता है या मादा भाग होता है। तब पुष्प जब दो प्रकार के हैं तो परागन भी दो प्रकार का होता है। तो स्वपरागन किसे कहते हैं? अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि स्वपरागन किसे कहा जाता है। यानी परागन के दो प्रकार, पहला स्वपरागन, दूसरा परपरागन। तो स्वपरागन में हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जब एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचता है तो इस घटना को स्वपरागन कहा जाता है। फिर से बच्चों मैं दोहरा रहा हूं कि एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया यानी स्वपरागन की प्रक्रिया उभयलिंगी पुष्पों में होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुन रहे होंगे अच्छी तरह से, नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो आप तैयार करेंगे नोट्स, साथ साथ लेकर के चलना। तो फिर से मैं एक बार बताता हूं स्वपरागन क्या होता है कि जब एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर के उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागन कहा जाता है और यह उभयलिंगी पुष्पों में होता है। अब परपरागन क्या होता है, दूसरा में हम लोग चलेंगे कि परपरागन क्या है। तो परपरागन का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागन कहा जाता है और यह प्रक्रिया एक लिंगी पुष्पों में होता है। फिर से एक बार आता हूं डिफिनेशन कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागन कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप लोग सुनो, अच्छी तरह से सुनो, समझो। जब वीडियो देखे और समझ में ही नहीं आए बच्चों तो वीडियो बनाना व्यर्थ है हमारे दिमाग से। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचता है तो इस घटना को परपरागन कहा जाता है। और नोट के रूप में याद रखेंगे कि परपरागन की क्रिया एक लिंगी पुष्पों में होता है।
अब बच्चों मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं एक पुष्प बनाया हूँ जिसमें आपको पुष्प का केवल एक भाग में दिखाया हूँ। ये पुष्प का मादा अंग है जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब मान लिया जाए कि इसी तरह का एक और पुष्प है जो जिसका नर भाग केवल होगा, तो उस नर भाग वाले जो पुष्प होंगे उस पुष्प से उसके पराग कोश में पराग कण बने होंगे और पराग कण के जो है निकल करके इस पुष्प पे आएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरे पुष्प से पराग कण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है पर परागन कहलाता है। और पर परागन को कराने में जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, या जो तितलियां होती है, या पानी होता है, हवा होता है, ये सब के माध्यम से परागकण होते हैं, निकल करके उड़ करके या मधुमक्खियों के पैर में सट करके और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। और जा करके वहां पर वर्तिकाग्र पर परागकण जब पहुंच जाता है, पहुंच जाता नहीं बच्चों, पहुंचाया जाता है, यानी याद रखेंगे कि पर परागन की जो क्रिया होती है उसमें पराग कण को किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और पहुंचाने का काम कौन कौन करते हैं, तो उसमें आप जो है कीड़े मकोड़े, तितली हो गए, या फिर मधुमक्खियाँ हो गई, या फिर हवा हो गया, या फिर पानी हो गया, ये सब के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो इसे हम लोग पर परागन कहते हैं। तो इस प्रकार अब बात किया जाए कि यहाँ पर फिर से हम लोग जो है थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो परागन है, परागन क्या होता है, तो जिस प्रकार हम लोगों ने मानव में पढ़ा था निषेचन, उसी तरह से पौधों की जो पुष्प होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, उनमें होता है परागन की प्रक्रिया। और परागन जो होता है एक स्वपरागन होता है और एक पर परागन होता है। तो स्वपरागन उभयलिंगी पुष्पों में होता है और पर परागन की जो क्रिया होती है वो एक लिंगी पुष्पों में होता है। अब स्वपरागन जो होता है वैसा पुष्प जिसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिसमें केवल एक भाग हो, या तो नर वाला भाग हो या तो मादा वाला भाग हो, तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, अपने जो घरों के आसपास में एक पपीता का पेड़ तो सब लोगों ने देखा होगा। तो एक पपीता ऐसा होता है जिसमें फल लगता है और एक पपीता ऐसा होता है जिसमें केवल फूल जैसा लगा हुआ होता है, उसमें फल नहीं लगता, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि ये जो पपीता है वो झरना निकल गया, यानी इसमें फल नहीं लगेंगे। तो देखिए भाइयों, बात ऐसा है कि जिसमें फल लगता है वो मादा होता है और जिसमें फल नहीं लगता उसे हम लोग नर कहते हैं। तो इस प्रकार वो पौधा जिसमें, यानी पपीता का पौधा जिसमें फल नहीं लग रहा है, पपीता नहीं फल रहा है, वो नर भाग होता है पौधा का, पौधा यानी नर पौधा होता है। और जिसमें फल लगते हैं वो मादा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक लिंगी हो गया, यानी नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे हमारे जो हैं ये पर्यावरण में ऐसे पौधे हैं, बट ये ऐसा पौधा है जो हम लोगों के एकदम नज़दीकी है, जिसे आप उदाहरण के तौर पर एकदम इसे देख सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ प्रैक्टिकली इसे देखा जा सकता है, आपके बगीचा वगैरह में मिल जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आएगा, हम लोग इसको कवर करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाता है, तो उत्तर होगा परागन कहलाता है। आगे, परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो परागन 2 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि स्वपरागन किस प्रकार के पुष्पित पौधों में होता है, तो उत्तर लिखेंगे कि स्वपरागन उभयलिंगी पौधों में होता है। अब उभयलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है,
तो वैसा पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग अर्थात स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि पराग कण का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर होगा पराग कोश में होता है। अब एक लिंगी जो पौधे होते हैं उनका नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पर परागन की क्रिया किस प्रकार के पुष्प में होता है या पुष्पित पौधों में होता है, तो पर परागन की क्रिया एक लिंगी पुष्पित पौधों में होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जो पुष्प कैसे जनन करते हैं, अब जब परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो परागन होने के बाद क्या होता है कि ये आपका वर्तिकाग्र वाला भाग है या फिर यहाँ पर आपको दिखाया हूं मैं वर्तिकाग्र वाला भाग है। तो जब परागन की क्रिया हो जाती है तो जो पराग कण है यहाँ पर आ करके चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद इस नली के माध्यम से यानी वर्तिका के माध्यम से, ये है मेरे भाई वर्तिका, और इसमें खाली जगह होता है, ये पंप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस माध्यम से यहाँ पर चला आता है जहाँ पर अंडा होता है। जैसे यहाँ मैं दिखाया हूँ बीजांड है और एक अंडाशय है, तो ये जो परागकण होते हैं आ करके अंडा से मिल जाते हैं और अंडा से मिलने के बाद यहाँ पर बीज का निर्माण होने लगता है, यानी बीजांड में बीज बनने लगते हैं और इस बीज के बाहर एक आवरण बनने लगता है। जैसे इस प्रकार से आवरण आपका बनने लगेगा और ये आवरण बनने के बाद ये जो पुष्प का जो बाहरी जो पंखुड़ी देख रहे हैं और जो वर्तिकाग्र देख रहे हो, परागकोश देख रहे हो, ये कुछ दिनों के बाद ये सब सूख जाते हैं और सूखने के बाद ये वाला जो भाग आपका है यानी गर्भाशय वाला भाग है, यही भाग फल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फल बन गया मेरे बच्चों, तो फल के अंदर बीज बनेगा और जब बीज बन गया तो उस बीज को फिर हम लोग मिट्टी में बो देंगे और वो पौधा तैयार होगा और फिर उसमें पुष्प लगेंगे और फिर परागन की क्रिया होगी और पुनः परागन के बाद ये जो होगा परागकण बीजांड यानी बीज बनेंगे, अंडाशय में आएंगे, अंडा से मिलेंगे, बीज का निर्माण करेंगे और इसके ऊपर एक आवरण बनेगा और यही आवरण एक फल बन जाएगा और इसी तरह से निरंतर यह प्रक्रिया चलते रहेगा। तो ये क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जो होता है हम लोग फल का यानी पौधा का कौन सा भाग यानी फल का कौन सा भाग खाते हैं, तो एक गर्भाशय, पुष्प का गर्भाशय ही है, गर्भाशय यानी गर्भाशय को खाया जाता है। यही गर्भाशय विकास करके फल बनता है और इसके अंदर बीज बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो है पुष्प में जनन की प्रक्रिया यानी परागन, स्वपरागन, परपरागन, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें जिनको जो है ना बायोलॉजी का जो है दिक्कत हो रहा है स्टडी करने में, तो उनके पास इस लिंक को आप भेज सकते हैं। इस चैनल पे मैथ हमारे संदेश सर द्वारा पढ़ाया जाता है, हम भी आप लोगों के बीच कभी कभी मैथ लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और फिर से बच्चों ये जो समस्या आ रही है लॉकडाउन वगैरह की, तो हम लोग अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग के बीच भेज रहे हैं। आप लोग अब इसे देखें, कितना अच्छा लगता है नहीं लगता है कमेंट जरूर किया करें मेरे विद्यार्थी। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि सर आप कैसा, ये क्या है। आप लोग लाइक करो, डिसलाइक भी करो, अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों अब मैं यहीं पर वीडियो को रोकता हूँ। जय हिंद बच्चों।